इस वीडियो में हम किप्स एंटी टेस्ट सीरीज़ उसके यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट, हम जानते हैं कि इस यूनिट के अंदर चैप्टर 1 के टॉपिक्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स, एरर्स, प्रीफिक्सेस, अनसर्टेनिटी एंड असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी। स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट आर। हमें पता है कि गैस कांस्टेंट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है, और इसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जूल पर मोल पर केल्विन गैस कांस्टेंट के अलावा किसका यूनिट होता है। जनरल गैस कांस्टेंट के अलावा ये मोलर स्पेसिफिक हीट का यूनिट होता है, और मोलर स्पेसिफिक हीट को हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ते हैं, जिसका सिंबल क्या है, C, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन। इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल पर केल्विन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज बीटा। सेकंड क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। याद रखिए, अगर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक होता तो इसका नो यूनिट होता, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पूछा गया, जिसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कूलम्स कांस्टेंट से भी देख सकते हैं आप, क्योंकि कूलम कांस्टेंट का यूनिट अगर रिवर्स कर दिया जाए तो वो परमिटिविटी का यूनिट होता है। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर कूलम कांस्टेंट का पूछा जाता तो वो यूनिट हमारे पास है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो सेकंड क्वेश्चन के अगर ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट ऑप्शन है कूलम, गलती यहीं पर हो गया क्योंकि कूलम का स्क्वायर होना चाहिए। बीटा ऑप्शन देखें तो कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर होल स्क्वायर, ये भी गलत होगा क्योंकि न्यूटन मीटर होल स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ मीटर का स्क्वायर होगा, तो बीटा ऑप्शन भी नहीं है। चार्ली ऑप्शन ऑब्वियसली गलत है क्योंकि न्यूटन न्यूमरेटर में नहीं होगा, तो डेल्टा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है, कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। थर्ड क्वेश्चन, द करेक्ट यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। अब थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है। हम लोग मैट्रिक लेवल के ऊपर जब कंडक्टिविटी ऑफ हीट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन यूज़ होता है हीट का, कि जब हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर तो वो इक्वल होती है K टाइम्स, K यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, इनटू कॉन्टैक्ट एरिया इनटू टाइम एंड होल डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर जिसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पर हमें K का जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसका यूनिट फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन को सॉल्व करके K को लिखते हैं कि K किसके इक्वल है, तो ये इक्वल होगा Q टाइम्स L डिवाइड बाय डेल्टा T A इंटू T। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, हीट का यूनिट हम जानते हैं कि जूल होता है, लेंथ का मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, एरिया का मीटर स्क्वायर और टाइम का सेकंड। तो मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, जूल पर मीटर पर सेकंड पर केल्विन। अब यहाँ ऑप्शन सेल्सियस में है, तो केल्विन को अगर सेल्सियस में लिखना चाहें तो जूल पर मीटर पर सेकंड पर डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शंस अब वन बाय वन देखें। अल्फ़ा जूल पर मीटर स्क्वायर, ये गलती है, अल्फ़ा ऑप्शन नहीं हो सकता। बीटा जूल सेकंड, ये एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है या प्लैंक कांस्टेंट का। चार्ली जूल पर मीटर पर सेकंड, और साथ सेल्सियस की पावर -2 है, ये भी गलत होगा क्योंकि पावर -2 नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट फिर कौन सी रह जाती है, डेल्टा जूल पर मीटर पर सेकंड पर सेल्सियस। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, इसका आंसर क्या है, डेल्टा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव यूनिट। इनमें से कौन सा ड्राइव यूनिट है। कैंडेला हमें पता है कि फंडामेंटल यूनिट है, बेस यूनिट है। बीटा ऑप्शन है एम्पेयर, ये भी बेस यूनिट है, ड्राइव नहीं है। चार्ली किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये यूनिट है मोमेंटम का, इम्पल्स का, और यही हमारे पास ड्राइव यूनिट होगा। और डेल्टा जो डी है मोल, ये भी बेस है, तो करेक्ट आंसर इज
चार्ली, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, हमें वेलोसिटी का रिलेशन गिवन है ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी। इफ वी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड, द यूनिट ऑफ सी इज। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी लेक्चर में कि हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं, हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो इस रिलेशन को अगर देखा जाए कि v इक्वल है ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी, तो अगर ये तमाम क्वांटिटीज़ हैं ए टी स्क्वेयर बी टी सी, तो ये ऐड होकर रिजल्ट अगर वेलोसिटी दे रही हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम है, और वो क्या है, वेलोसिटी वाला, मीटर पर सेकेंड। तो फिफ्थ क्वेश्चन में उसने पूछा था यूनिट ऑफ सी, तो यूनिट ऑफ सी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, बीटा। अगर हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा जाता कि ए का यूनिट फाइंड करें या बी का यूनिट फाइंड करें, तब हम क्या करते, हम कंपेयर कर लेते, ए टी स्क्वेयर को वेलोसिटी के इक्वल कर लेते। जब हम यहाँ पर ए टी स्क्वेयर को वेलोसिटी के इक्वल करते हैं, तो ए का यूनिट आता वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम स्क्वेयर। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड टाइम के स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो ये मीटर पर सेकेंड क्यूब आएगा, ये जर का यूनिट होता है। अगर हमें कहा जाता कि b का यूनिट फाइंड करें, तो हम फिर bt को कंपेयर कर लेते v के साथ। तो यहाँ से जो b का यूनिट हमारे पास होता है वो v डिवाइड बाई टी, वेलोसिटी ओवर टाइम एक्सेलेरेशन है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा रिलेशन है जो एनर्जी की फॉर्म में मेजर नहीं होगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि नॉट लिखा हुआ है। अब हमें इन फार्मूलाज का पता होना चाहिए, एक चीज़ ये है, या फिर हम इनको सॉल्व करके देखें और फिर फाइंड करें कि हमारे पास कौन इनमें से एनर्जी के इक्वल नहीं है। तो वन बाय वन हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी अल्फा ऑप्शन को। अल्फा ऑप्शन है कपल इनटू एंगल टर्न थ्रू। अल्फा ऑप्शन में कपल को मल्टीप्लाई किया जा रहा है थीटा से। अब ये जो रिलेशन हमारे पास है, ये बेसिकली वर्क का रिलेशन है। एंगुलर मोशन में फोर्स का एनालॉग टॉर्क होता है और डिस्प्लेसमेंट का थीटा। तो वर्क का जो फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहाँ फोर्स को टॉर्क से और डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया गया। इसका मतलब इसका यूनिट जूल है। तो अल्फा ऑप्शन एनर्जी की फॉर्म में मेजर हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। बीटा को देखें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मींस न्यूटन मीटर जूल, ये भी एनर्जी की फॉर्म में मेजर होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। जो थर्ड ऑप्शन है चार्ली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर। अब ये रिलेशन किसका है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो इसी रिलेशन में देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये भी एनर्जी के इक्वल है, इसका मतलब इसका यूनिट भी क्या है, जूल। तो चार्ली ऑप्शन भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचती है लास्ट, डेल्टा इम्पल्स इनटू टाइम। लेकिन इसको चेक कर लें, इम्पल्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इनटू सेकेंड, और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, टाइम, तो ये न्यूटन सेकेंड स्क्वायर आएगा, तो ये जूल के इक्वल नहीं है। तो मीन्स करेक्ट आंसर इज डेल्टा। इम्पल्स इनटू टाइम is not the unit of energy or not measured in the unit of energy. Seventh question, if x is equal to at plus bt square, where x is the distance traveled by the body in kilometer while t is the time in seconds, the unit of b r। ऐसे ही क्वेश्चन हमने ऊपर किया, क्वेश्चन नंबर 5। इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में हमने b का यूनिट फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट वही है जो हमने ऊपर बात की, ये जो क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं वो हमेशा सिमिलर होंगी। तो b का अगर हम यूनिट फाइंड करना चाहते हैं तो बी टी स्क्वेयर को x के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो x इज़ इक्वल टू बी टी स्क्वेयर, तो यहाँ से b इक्वल आएगा x ओवर टी स्क्वेयर के। तो x का यूनिट हमें बताया गया है किलोमीटर और टाइम का सेकंड, तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वेयर। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बीटा, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का हम यूनिट जानते हैं कि क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हमारे पास है वेबर,
वेबर इक्वल होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के, और ये इक्वल होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के, या फिर इसको लिखेंगे जाउल पर एम्पेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें अल्फ़ा वेबर डिवाइड बाय मीटर गलत है। बीटा ऑप्शन को अगर देखा जाए तो बीटा में कहता है जाउल मल्टीप्लाइड बाय कूलम डिवाइड बाय मीटर। अब एट्थ की ऑप्शन को अगर गौर करें तो एट्थ भी नहीं बन सकता, क्योंकि जाउल के साथ डिवाइड हो रहा है एम्पेयर, तो किसी भी फॉर्म में हमारे पास मीटर नहीं आ सकता कूलम में, क्योंकि अगर एम्पेयर को कूलम पर सेकंड भी लिखें तो ये जाउल सेकंड पर कूलम आएगा, तो बीटा ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट न्यूटन मीटर पर एम्पेयर चार्ली, ये करेक्ट है, ये लिखा हुआ है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। और डेल्टा टेस्ला ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है, जिसको हम बी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स। जब साइंस की दो डिफरेंट ब्रांचेज ओवरलैप करती हैं तो फिर हम उसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरिया। जैसे बायोलॉजी फिजिक्स के साथ तो बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ हम इसको केमिकल फिजिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वन बाय वन देखें तो अल्फा ऑप्शन है जियो फिजिक्स, तो जियोलॉजी फिजिक्स ये हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है। बीटा बायोफिजिक्स ये भी है। एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोलॉजी और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन ये भी है। तो कौन नहीं है? आंसर इज डेल्टा फिजिक्स ऑफ सॉलिड। फिजिक्स ऑफ सॉलिड ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ये हम सेकेंड ईयर एफएससी में चैप्टर नंबर 17 पढ़ते हैं, जहाँ सॉलिड की मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड। हमें लीस्ट काउंट गिवन है स्टॉप वॉच का 0.1 सेकेंड। टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस गिवन है, कितनी टाइम गिवन है 20 ऑसिलेशंस के लिए? 20 सेकेंड। हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर, मींस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन नंबर 11, हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है टाइम पीरियड में। इसका फार्मूला हमारे पास होता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम जानते हैं टाइम पीरियड में लीस्ट काउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन होती है, और ये मेजरमेंट किसकी है? टाइम पीरियड की, और टाइम पीरियड होता है टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग एन एन से कैंसिल हो जाएगा। लीस्ट काउंट हमें गिवन है 0.1, टाइम गिवन है 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सोल्यूशन हमारे पास सिंपल हो गया। अब सॉल्व कर लें इसको। 20 इंटू 500, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 0.1 से, तो आंसर आएगा परसेंटेज में 0.5%। और अगर ऑप्शन में प्लस माइनस लिखा होता तो करेक्ट आंसर वही होता जो प्लस माइनस वाला, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो हम सिंपल वैल्यू देखेंगे तो चार्ली 0.5%। क्वेश्चन नंबर 11, फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड द साइंटिफिक मेथड एम्फसाइज ऑन। ये बुक की लाइन है कि हमारे पास जो फिज़िक्स है ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है, और यहाँ पर जो साइंटिफिक मेथड है वो किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन हम देखेंगे अल्फ़ा एक्यूरेट मेजरमेंट्स पे। तो ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकल जो पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो फिज़िक्स जो एम्फसाइज करेगा वो एक्यूरेट मेजरमेंट्स पे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्टीरेडियन इज़ द SI यूनिट ऑफ। स्टीरेडियन किसका SI यूनिट होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉलिड एंगल का। और सॉलिड एंगल को हम क्या बोलते हैं? इसके अलावा हम इसके अलावा 3 डायमेंशनल एंगल भी बोलते हैं। और अगर ये रेडियन लिखा होता तो फिर प्लेन एंगल आंसर होता। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। 13th क्वेश्चन, इन द इक्वेशन P + A over V square into V minus B is equal to RT, the SI unit of A is। हमें A का SI यूनिट कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन में। पहले भी हम ऐसे 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, एक क्वेश्चन 5 था और एक 7 था। इक्वेशन है तो यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर देखें तो प्रेशर ऐड हो रहा है A over V स्क्वायर में। तो क्वांटिटीज़ तभी ऐड होती हैं जब उनके यूनिट क्या हों? सेम। क्या करेंगे? अगर इन दोनों के यूनिट सेम तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन
अगर हम देखें किस तरह से होगा, तो प्रेशर A/V² के इक्वल कर लेंगे क्योंकि ऐड हो रहे हैं, यूनिट सेम है। तो यहाँ से हमें यूनिट चाहिए A का, तो A का यूनिट होगा प्रेशर इंटू V²। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ देखें, यूनिट देखें प्रेशर का, तो प्रेशर का यूनिट हम जानते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, साथ वॉल्यूम का स्क्वायर है, वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब का स्क्वायर लेंगे तो मीटर पावर 6। तो ये कैंसल आउट होगा तो पावर आ जाएगी 4। तो आंसर क्या है, न्यूटन मीटर पावर 4। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वो क्या है, बीटा। तो 13 क्वेश्चन का आंसर क्या है, बीटा। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पर कहा जाता कि b का यूनिट फाइंड करें, तो उसका मेथड भी ऐसा ही होता कि v और b ऐड हो रहे हैं, तो जो यूनिट v का होगा वही b का, मीन्स b का यूनिट मीटर क्यूब होगा। विच इज़ द ड्राइव क्वांटिटी इन SI यूनिट। क्वेश्चन 14 में वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जो क्वांटिटी है वो ड्राइव है SI यूनिट्स में। इलेक्ट्रिक करंट हम जानते हैं बेस है, प्लेन एंगल हम जानते हैं सप्लीमेंट्री है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बेस है, तो आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, ये बेस क्वांटिटी नहीं है। रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि हम चार्ज को बेसिक क्वांटिटी क्यों नहीं लेते, करंट को क्यों लेते हैं। तो याद रखिएगा फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो इजीली मेजरेबल होती हैं, जो एसेसिबल हों। चार्ज को काउंट करना किसी कंडक्टर में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मेजरिंग करंट, इस वजह से चार्ज को फंडामेंटल नहीं लिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द रेडियस ऑफ द वॉल इज़ 5.2 ± 0.2 सेंटीमीटर। हमें रेडियस की वैल्यू गिवन है और साथ उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है। द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज़, हमें बॉल के वॉल्यूम में परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करना है। तो 15 क्वेश्चन के अगर हम डाटा को देखें तो R इज़ इक्वल टू 5.2 ± 0.2 और हमने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम में। बॉल है, बॉल स्फेरिकल होती है, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr³। तो बाय रूल जब किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर आती है तो वो पावर उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई होती है। दैट मीन्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज़ 3 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस ऑफ द बॉल। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब रेडियस की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, दैट इज़ 0.2। यहाँ पर हम लिख देंगे 0.2। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इज़ 5.2, तो यहाँ पर आ गया डिनोमिनेटर में 5.2। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अगर ये ऊपर 2 होता, नीचे 52 होता, तो 2 × 26 52। अब ये 0.2 है और नीचे 5.2, इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा 26। अब 100 और नीचे 26 है, हम सॉल्व करने के लिए ज़ूम कर लेते हैं कि ये 25 है, तो 100/25 4 एंड 4 × 3 12। तो अगर तो ये 25 होता फिर 12 आंसर होता, लेकिन हमने वैल्यू को छोटा लिया, हमारा सिर्फ बढ़ा लिया, तो हमारी वैल्यू जो आ रही है उससे क्या होगी, लेसर होगी। तो आंसर विल बी लेस देन 12%, क्योंकि मैंने इसको 25 लेकर सॉल्व किया था। 25 × 4 100, तो 4 × 3 12, लेकिन वैल्यू हमने एक्चुअल से क्या ली, कम। तो हमारे पास आंसर जो होगा वो भी क्या आएगा, जो आया है उसे कम होगा। तो 12% से कम वैल्यू अगर हम देखें तो सबसे क्लोज आंसर क्या है, अल्फ़ा। टाइम बचाया करें एमसीक्यूज़ में, एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ ना जाएं, कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं होती जो बहुत क्लोज हो। तो हमें ईजिली अगर हम अप्रॉक्सीमेशन से करते हैं तो पता चल जाता है कि हमारा आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वाइल मेजरिंग द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय सिंपल पेंडुलम अ स्टूडेंट मेक्स अ पॉजिटिव एरर ऑफ 1% इन द लेंथ। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है लेंथ में, एंड नेगेटिव एरर ऑफ 3% इन द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो 3% है। ये पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अनसर्टेनिटी हमेशा हम ऐड करते हैं, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव से कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या पूछा गया, हिज परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी बाय द रिलेशन। हमें जी के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है और ये रिलेशन गिवन है। तो रूल हमें पता है, उस रूल को अप्लाई करें। तो रूल क्या था कि जब भी क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी हो उसके लिए
क्या करेंगे, उन क्वांटिटीज़ को जो डिवाइड या मल्टीप्लाई हों उनकी परसेंटेज ऐड की जाती है, और अगर किसी की पावर हो तो वो पावर उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई होती है। 4 पाई स्क्वायर, इसमें अनसर्टेनिटी नहीं होगी, तो दो ही क्वांटिटीज़ हैं, एक लेंथ है और एक टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा परसेंटेज इन लेंथ प्लस टाइम पीरियड की पावर 2 टाइम परसेंटेज टाइम पीरियड। वैल्यू पुट करें, लेंथ में 1% है, टाइम पीरियड में 3, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7% हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 हमारे पास है, एन एक्सपेरिमेंट मेजर्ड क्वांटिटीज A, B and C and then x is calculated by a b square divided by c cube. If the percentage error in A, B and C are 1%, 3% and 2% respectively, the percentage error in x can be। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 जैसा ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन के अंदर जो रिजल्ट है x, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना है। तो जो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं उनकी परसेंटेज को ऐड करेंगे, तो परसेंटेज इन A प्लस 2 टाइम परसेंटेज इन B, और C की पावर क्या है 3, तो 3 टाइम्स परसेंटेज इन C। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। A में अनसर्टेनिटी 1% है, जो B है उसमें 3% है, और जो C है उसमें 2% है। तो 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13% हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। तो 17 का आंसर अल्फा। 18 क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a पावर n, x a पावर n है, द फ्रैक्शनल एरर डेल्टा x ओवर x। अभी जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड है कि a की पावर n है, तो क्या होगा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, a की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से। तो a की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी, डेल्टा a ओवर a। तो 18 क्वेश्चन सिंपल हमें इक्वेशन लिखनी है, x इक्वल है a पावर n के। तो x के अंदर जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी डेल्टा x ओवर है x, जिसको रिलेटिव एरर भी बोला जाता है या फ्रैक्शनल एरर, क्या होगा, n टाइम्स फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन a, डेल्टा a ओवर a, और प्लस माइनस के साथ है, तो हमारा आंसर भी प्लस माइनस के साथ होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। तो 18th का जो करेक्ट आंसर है वो चार्ली है। 19th, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मैस एंड स्पीड। मैस और स्पीड में परसेंटेज एरर हमें गिवन है। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमें काइनेटिक एनर्जी में एरर फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मैस और स्पीड हम जानते हैं, हाफ टाइम mv²। तो बाय रूल जो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड हो जाएगी। v की पावर 2 है तो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैस में 2% और स्पीड में 3, तो 6 प्लस 2 8% हमारा आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच इज नॉट अ बेस यूनिट इन SI। इनमें से कौन सा हमारे पास SI में बेस यूनिट नहीं है, नॉट अ बेस यूनिट। अब किलोग्राम हम जानते हैं बेस है, केल्विन हम जानते हैं कि बेस है, एम्पेयर हम जानते हैं बेस है। तो किलोग्राम, केल्विन और एम्पेयर ये तो बेस है, तो ये तो आंसर नहीं हो क्योंकि नॉट कहा हुआ है। तो आंसर क्या है, जूल, क्योंकि ये क्या है, ड्राइव। चार्ली। 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स। 21 में कहता है इनमें से कौन सी हमारे पास क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं है। तो अल्फा ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा, वेट। वेट ड्राइव है, वेट इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। तो 21 आंसर इज अल्फा। 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट। इनमें से कौन सा हमारे पास ड्राइव यूनिट नहीं है, नॉट अ ड्राइव यूनिट। अब वन बाय वन हमें सबको देखना है। अल्फा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि पर सेकंड इसका यूनिट है। बीटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट अभी हमने रिसेंटली देखा, लास्ट जो टेस्ट था उसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज या पर सेकंड ये भी ड्राइव है।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये भी ड्राइव है। प्लैंक कांस्टेंट का जूल सेकंड वो भी ड्राइव है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा हर्ट्ज ये भी ड्राइव। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये भी ड्राइव। प्लैंक्स कांस्टेंट का जूल सेकंड ये भी ड्राइव। तो ना अल्फा आंसर है, ना बीटा, ना चार्ली आंसर क्या है, डेल्टा। तो ड्राइव जो नहीं है करंट, क्योंकि करंट तो बेस है, ये ड्राइव तो नहीं है, तो आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 23, द यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट इज। स्टीफन कांस्टेंट चैप्टर नंबर 19 एफएससी में हम देखते हैं, सिग्मा इसका सिंबल है। हमने लास्ट जो टेस्ट डिस्कस किया था उसमें हमने इसके यूनिट को लिखा भी था। 23 सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट, इस फार्मूला से भी आप फाइंड कर सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स टेम्परेचर पावर 4। याद रखिएगा इसमें E इंटेंसिटी है और स्टीफन कांस्टेंट का यूनिट क्या था, वाट पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया E का यूनिट, और टेम्परेचर का केल्विन पावर 4। तो वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4, ऑप्शन क्या है, चार्ली। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स आर द यूनिट्स इक्विवेलेंट। हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स का पेयर बताना है। अल्फा ऑप्शन अगर हम देखते हैं कूलम, तो वो क्या लिखता है, कूलम इज इक्वल, कूलम और साथ एम्पेयर पर सेकंड। अब हमें पता है कि कूलम एम्पेयर पर सेकंड नहीं होता, कूलम एम्पेयर सेकंड होता है। तो अल्फा ऑप्शन इनकरेक्ट है। बीटा पास्कल साथ न्यूटन सेकंड गलत है। न्यूटन सेकंड मोमेंटम का होता है, तो पास्कल के साथ अगर होगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा या जूल पर मीटर क्यूब होगा। चार्ली फेरेड, फेरेड क्या होता है, फेरेड हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट है और ये कूलम पर वोल्ट होता है, तो ये गलती है, यहाँ पर कूलम लिखा हुआ। तो लास्ट है वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ईएमएफ का यूनिट जूल पर कूलम, बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर इज डेल्टा। 25 decimal sum multiples and multiples of unit are indicated using a prefix to a unit. For example, the prefix milli C represents 10 raised to power minus 3. Which of the following gives the sum multiples or multiples represented by pico and giga? स्टेटमेंट लेंथी है लेकिन क्वेश्चन सिंपल सा है। हमने पीको और गीगा की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। पीको हम जानते हैं कि 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 होता है और गीगा 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 9 होता है। सॉरी, पीको 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 और गीगा 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 9। तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सी है, चार्ली। अगर वो कहता नैनो और गीगा तो फिर हमारा आंसर क्या होता, अल्फा। 26 द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है, इसका यूनिट हमसे पूछा हुआ है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हम लोग यूनिट जानते हैं, क्या है, ओहम इंटू मीटर, और इसको वोल्ट पर एम्पेयर इंटू मीटर भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास कौन सी है, बीटा, ओहम इंटू मीटर। जो डेल्टा ऑप्शन है ओहम पर मीटर, अगर वो हमसे पूछा जाता तो उसके बारे में याद रखिएगा, वो कंडक्टिविटी का यूनिट है जिसका सिंबल सिग्मा। जो स्टीफन कांस्टेंट का सिंबल है वही हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का भी यूनिट सिंबल होता है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट हैव द सेकंड एज इट्स बेस यूनिट। इनमें से कौन सी ऐसी एक्सप्रेशन है जिसका बेस यूनिट सेकंड नहीं है, नॉट हैव सेकंड एज बेस यूनिट। अब 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, हम अल्फा ऑप्शन को अगर देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं पर सेकंड है, तो ये तो सेकंड के इक्वल आएगी, इसका यूनिट है या आंसर नहीं है। बीटा ऑप्शन को अगर हम देखें तो लेंथ को डिवाइड किया गया है एक्सेलेरेशन से और उसका अंडर रूट लिया गया। तो लेंथ का यूनिट हम जानते हैं मीटर, एक्सेलेरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अंडर रूट है, मीटर कैंसिल होगा, सेकंड स्क्वायर न्यूमरेटर में और अंडर रूट लेंगे, ये भी सेकंड के इक्वल है। इसको आप वैसे भी याद रख सकते हैं, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, एल ओवर जी ये टाइम पीरियड है। फिर कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस आर इंटू सी, हम जानते हैं ये टाइम पीरियड के इक्वल है, और ऐसी इक्वेशंस हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस की थी कि आर सी एल ओवर आर, इंडक्टेंस ओवर रेजिस्टेंस और अंडर रूट ऑफ एल सी, ये सब टाइम के इक्वल होते हैं। इसका मतलब चार्ली ऑप्शन भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है और वो क्या है, डेल्टा। तो डेल्टा इज़ द राइट आंसर, लेकिन हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। डेल्टा में वो कहता है मैस डिवाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, मैस डिवाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट m ओवर k।
अब टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम होता है 2π√m/k। तो अगर अंडर रूट होता इसमें तो फिर ये टाइम के इक्वल होता, अब अंडर रूट नहीं है तो फिर ये टाइम के इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली उसके स्क्वायर के। तो किलोग्राम मैस की जगह स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट हमें पता है कि क्या होता है, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो कैंसिल होगा, पर सेकंड स्क्वायर न्यूमरेटर में तो सेकंड स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर था डेल्टा। 28 सॉलिड एंगल इज आ, सॉलिड एंगल ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल एंगल है। आंसर क्या होगा? चार्ली। और इसका यूनिट क्या होता है? SI स्टीरेडियन। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 29 में हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट पूछा हुआ है। पास पेपर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI बेस यूनिट आ चुका है। तो सिंपल सी हमारे पास इसकी कैलकुलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब ऑप्शन न्यूटन पर कूलम की फॉर्म में नहीं है, जिसके अलावा हमारे माइंड में क्या आता है फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V/d, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। और यहाँ से यूनिट आएगा वोल्ट पर मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। अब मैं यहाँ पर आपको इसका बेस यूनिट भी कैलकुलेट कर दूँ कि बेस यूनिट क्या आएगा। बेस यूनिट के लिए न्यूटन पर कूलम को यूज़ करें। न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कूलम होता है एम्पेयर सेकंड। तो सेकंड पावर 1 ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं इसके यूनिट को कैलकुलेट करूँ बेस, तो ये आएगा किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -3 एम्पेयर पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 The energy of photon of light frequency f is given by hf, where h is the Planck constant. What are the base unit of h? h Planck constant है, हमें Planck constant के base unit बताने हैं। हम जानते हैं कि Planck constant जूल सेकंड के इक्वल होता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम और Planck constant का यूनिट सेम है। ना याद रहे तो आप इसको E = hf से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तब भी जूल सेकंड आएगा। हमें बेस चाहिए, जूल को रिप्लेस कर दें, जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, ये कैंसिल होगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 31 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट्स आर बोथ SI बेस यूनिट। दोनों SI भी होने चाहिए और बेस भी होने चाहिए। अल्फा ऑप्शन एम्पेयर तो SI बेस है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये आंसर नहीं है। बीटा कूलम SI बेस नहीं है, ये भी नहीं। चार्ली एम्पेयर एंड केल्विन दोनों SI भी हैं और बेस भी हैं, तो करेक्ट आंसर इज चार्ली। दोनों SI हैं और दोनों बेस हैं। 32 एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स, ये हम लास्ट जो डिस्कशन थी उसमें कर चुके हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी है, और एनर्जी डेंसिटी का यूनिट जूल पर मीटर क्यूब। और जूल को अगर सब्स्टिट्यूट करें न्यूटन मीटर डिवाइड बाय मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है? पास्कल, प्रेशर के यूनिट के। तो आंसर क्या है? अल्फ़ा। इसके अलावा हम जानते हैं कि प्रेशर, स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उनका यूनिट भी सेम होता है। 33 लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर को डिफाइन किया जाए तो लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर डिस्टेंस है, तो आंसर क्या होगा? चार्ली। ये भी हम लास्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट थ्योरी टेस्ट में। 34 लाइट ईयर की वैल्यू पूछी हुई है। ये वैल्यू भी हमने लास्ट टेस्ट में लिखी थी कि हमारे पास लाइट ईयर किसके इक्वल है। तो लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.5 × 10⁻15 मीटर। तो यहाँ पर 0.46 लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर होगा चार्ली। तो 34 क्वेश्चन का आंसर चार्ली। 35 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ। इनमें से कौन सी हमारे पास ऐसा यूनिट है जो लेंथ के लिए यूज़ नहीं होता, नॉट अ यूनिट। हम जानते हैं एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, लेंथ के लिए यूज़ हो रहा है। रेडियन अलबत्ता हमारे पास ये प्लेन एंगल का यूनिट है, ये लेंथ के लिए यूज़ नहीं होता, तो यही इसका आंसर होगा बीटा। बाकी देख लें, माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है, और लाइट ईयर की रिसेंटली बात की 9.5 10⁻15 मीटर। तो बीटा के अलावा बाकी सब
लेंथ के मेजर के लिए यूज़ होते हैं। तो नॉट पूछा था, इसलिए 35 क्वेश्चन का आंसर बीटा है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 क्या कहता है? क्वेश्चन 36 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ अ यूनिट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ जस्ट टू डिफरेंट SI बेस यूनिट। इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट रिप्रेजेंट होगा दो डिफरेंट SI बेस यूनिट? मतलब उसमें दो यूनिट होने चाहिए और दोनों डिफरेंट होने चाहिए और बेस भी होने चाहिए। अब अगर मैं अल्फ़ा ऑप्शन देखूं तो अल्फ़ा ऑप्शन एरिया मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर होता है मीटर इंटू मीटर। अब ये दोनों SI बेस तो हैं लेकिन सिमिलर हैं, डिफरेंट होने चाहिए। अल्फ़ा आंसर नहीं है। अगर हम देखें बीटा करंट, तो करंट क्या है? करंट का खुद हमारे पास बेस है एम्पेयर, और अगर लिखना भी चाहें तो ये कूलम पर सेकंड, तो ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट चार्ज। अब चार्ज को अगर देखा जाए तो चार्ज कूलम और ये होता है एम्पेयर इनटू सेकंड। अब ये इसका आंसर है क्योंकि दोनों SI बेस यूनिट हैं और दोनों डिफरेंट हैं। और यही क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो दो डिफरेंट SI बेस यूनिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। तो करेक्ट आंसर इज चार्ली। इसके अलावा मैं आपको एक और बताता जाऊं 36 के अंदर, आप लोग चैप्टर नंबर 19 FSC में पढ़ते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, और उसका यूनिट होता है मीटर केल्विन। तो वो अगर ऑप्शन होती तो वो भी करेक्ट होती, क्योंकि मीटर और केल्विन दोनों SI बेस हैं और दोनों डिफरेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 37। इफ P is momentum of the object of mass m, the expression p square over 2m has base unit identical to। ये डायरेक्ट भी हमें याद होना चाहिए रिलेशन, ये पी स्क्वायर ओवर 2m ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, लेकिन अगर याद नहीं है तो सॉल्व करेंगे। मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका होल स्क्वायर है, और मैस किलोग्राम। जब स्क्वायर लेंगे न्यूमरेटर का तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम। तो किलोग्राम स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो रिजल्ट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या है? ये एनर्जी का यूनिट है क्योंकि न्यूटन मीटर और जूल के इक्वल होता है। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या है? अल्फा। 38। Which expression could be correct for velocity v of the ocean wave in terms of rho? Rho means density of the sea water, g the acceleration of free fall, h the depth of ocean, and lambda the wavelength। इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन है जो वेलोसिटी के लिए करेक्ट है? अब हमें अगर रिलेशन नहीं पता तो मेथड वही जो मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि हम उसको सॉल्व कर लेंगे यूनिट से, और अगर वो मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाता है तो वो वेलोसिटी के इक्वल। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि फ़र्स्ट ऑप्शन को चेक किया जाए तो वही आंसर होता है। देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है g टाइम्स लैम्डा, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेवलेंथ क्या है? मीटर होल अंडर रूट, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अंडर रूट। तो रिजल्ट आ गया मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर क्या है? अल्फ़ा। और ये मैंने कहा था कि कई दफ़ा फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन को सॉल्व करें तो उसी से आंसर पता चल जाता है। बाकी ऑप्शंस आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो मीटर पर सेकंड के इक्वल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 39। कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एन आइडियल स्टैंडर्ड। ये भी हम जो लास्ट टेस्ट डिस्कस किया था उसमें था कि आइडियल स्टैंडर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। बुक की लाइन है, एक इनवेरिएबल और दूसरा असेसिबल। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। इनवेरिएबल होना चाहिए और असेसिबल होना चाहिए। 40th क्वेश्चन। द एंगल मेड बाय एन एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। अब 40 क्वेश्चन में वो कंडीशन कह रहा है कि हमारे पास अगर एरिया किसी स्फीयर में रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो तो एंगल क्या होगा। तो ये स्टी रेडियन की डेफिनेशन है, ये 1 स्टी रेडियन के इक्वल आएगा कि अगर हमारे पास एक स्फीयर हो और स्फीयर के सरफेस के ऊपर जो एरिया है, अगर वो स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आएगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा सॉलिड एंगल वो 1 स्टी रेडियन के इक्वल आएगा। और याद रखिएगा कि एक स्फीयर में जो टोटल एंगल होता है वो 4 पाई स्टी रेडियन होता है। तो 40 क्वेश्चन का आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 41। द पावर लॉस P इन अ रजिस्टर इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। 41 में वो कह रहा है कि पावर लॉस हमें
किस फार्मूला से कैलकुलेट किया जाता है? P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। द अनसर्टेनिटी इन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 3%। पोटेंशियल डिफरेंस में अनसर्टेनिटी 3% है और रेजिस्टेंस में 2% है, तो पावर में कितनी होगी? रूल हम पहले भी कर चुके हैं, क्वांटिटीज़ अगर डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड की जाती है, और अगर क्वांटिटी की पावर हो तो वो पावर उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये इसका रिलेशन बनेगा। पोटेंशियल में अनसर्टेनिटी 3 है, रेजिस्टेंस में 2 है, तो 6 + 2 8% हमारा आंसर होगा। तो 41 का आंसर चार्ली। 42 सिंपल सा क्वेश्चन है। पास्कल हम जानते हैं प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस उनका यूनिट है, और पास्कल किसके इक्वल होता है? पास्कल इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और अगर आप यहाँ पर न्यूटन को सब्स्टिट्यूट करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो यह आएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली। बाकी ऑप्शंस भी देखते जाएं कि हमारे पास जो अल्फ़ा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बेसिकली फोर्स वेट का यूनिट है। जो बीटा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, यह सच किसी का यूनिट नहीं होता। अगर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब होता तो पावर थी, ठीक है, और बीटा और डेल्टा ये सेम लिखे हुए हैं, तो आंसर इज़ ओनली चार्ली। 43 द यूनिट ऑफ √L/G। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया। जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का रिलेशन होता है 2π√L/G, तो √L/G के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा? ये टाइम के इक्वल होगा। तो क्या आंसर होगा इसका? अल्फ़ा, टाइम। जिसको आप सॉल्व करना चाहें, L यूनिट मीटर, G का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर का √ सेकंड, तब भी आंसर क्या होगा? अल्फ़ा ही होगा। नेक्स्ट 44 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिफाइंस पावर। इनमें से कौन सी हमारे पास एक्सप्रेशन है जो पावर को डिफाइन करती है? फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। गलत है, क्योंकि फोर्स को अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो ये तो वर्क के इक्वल है। बीटा फोर्स इनटू वेलोसिटी, यही इसका आंसर है, क्योंकि पावर का रिलेशन होता है कि पावर इक्वल है फोर्स टाइम वेलोसिटी के। अगर हम चार्ली को देखें, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो वर्क ओवर टाइम टेकन ये भी हमारे पास किसके इक्वल है? ये भी पावर के इक्वल है। इसका मतलब बीटा और चार्ली ये दोनों पावर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो 44 जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस करेक्ट होंगी, फोर्स इनटू वेलोसिटी भी करेक्ट है, और इसके अलावा वर्क डिवाइड बाय टाइम टेकन ये भी करेक्ट है। तो यहाँ दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, बीटा भी और चार्ली भी। अगर यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये वाला, अगर ये यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता, अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में होता क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, तब हम इसमें कोई डाउट रख सकते थे। अब यहाँ पर ये सिंपल जो क्रॉस है ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, इस वजह से हमें ये कहना पड़ रहा है कि इसके दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, बीटा भी करेक्ट है और चार्ली भी करेक्ट है। तो इस वजह से डाउट है। अगर हम कहें कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो फिर ऑब्वियसली हमारा जो बेस्ट आंसर होगा वो चार्ली ही होगा, लेकिन यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने दोनों आंसर्स को ही ठीक मानूंगा। 45 क्वेश्चन क्या कहता है? अ थर्मोमीटर कैन बी रीड टू एन एक्यूरेसी ऑफ ±0.5%। एक थर्मोमीटर की एक्यूरेसी गिवन है, ये लीस्ट काउंट है। दिस थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर अ टेम्परेचर राइज फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। और ये कहा गया कि जो थर्मोमीटर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर राइज। हमें ये कहा गया कि जो टेम्परेचर राइज कर रहा है उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी। अब क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है कि थर्मोमीटर उसका लीस्ट काउंट गिवन है 0.5, और साथ ये गिवन है कि वो टेम्परेचर मेजर करता है जो राइज हो रहा है टेम्परेचर 40 to 100। व्हाट इज़ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर राइज, कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम इसके रिलेशन को लिखेंगे कि इसका रिलेशन किस तरह से लिखा जाएगा। तो 45 क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर का राइज है, इसका मतलब ये जो दो टेम्परेचर हैं 40 सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ये उन दोनों का सम होगा, यानी 40 + 100, तो ओवरऑल टेम्परेचर जो राइज हुआ 140। अब हमें इस टेम्परेचर के ओवरऑल राइज के अंदर
परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो टेम्परेचर के राइज में है उसमें हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी T1 और परसेंटेज अनसर्टेनिटी T2 इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होता है, लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली T2 के लिए भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब T1 टेम्परेचर कितना है, सॉरी T1 टेम्परेचर का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है 0.5 जो थर्मोमीटर का लीस्ट काउंट है, और T1 वैल्यू कितनी है 40, ये 40 आ जाएगा। इस तरह T2 उसका भी लीस्ट काउंट कितना है 0.5 है, और उसकी मेजरमेंट कितनी है वो हमारे पास है 100। तो ये हमने अब सॉल्व करना है और इससे हमें आंसर पता चल जाएगा क्या है, 100 से कैंसिल हो गया तो ये तो आ गया 0.5%। अगर 100 और 40 को सॉल्व करें तो 0 कैंसिल होगा, 4 इंटू 25 नहीं 4 इंटू 2.5 ये 10 होगा। अब ये 2.5 और 0.5 मल्टीप्लाई होंगे तो 2.5 का हाफ ये होता है 1.25। तो 1.25 प्लस 0.5 आंसर विल बी 1.75%। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डेल्टा 1.7%। 46 द रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन रजिस्टर इज फाउंड टू बी, हमें रेजिस्टेंस के बारे में कहता है फाउंड बाय मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द करंट I थ्रू इट एंड यूजिंग द इक्वेशन R इज इक्वल टू V ओवर I। रेजिस्टेंस का रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट है। द वॉल्ट मीटर रीडिंग, वॉल्ट मीटर की जो रीडिंग है उसमें 3% अनसर्टेनिटी है और एमीटर की रीडिंग में 2% है। तो क्या कैलकुलेट करनी है, अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस में कितनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस पोटेंशियल ओवर करंट के इक्वल है, क्वांटिटीज़ डिवाइड हो रही हैं, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए दोनों की परसेंटेज को ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस की परसेंटेज 3 है, करंट की 2, तो क्या आंसर होगा 5%। ऑप्शन में प्लस माइनस होता तो बेस्ट आंसर वही होता, लेकिन सिंपल लिखा हुआ है तो बीटा 46 का आंसर होगा। नेक्स्ट 47 इन द एक्सप्रेशन बिलो A इज एक्सेलेरेशन, F इज फोर्स, M इज मैस, T इज टाइम। A एक्सेलेरेशन है, F फोर्स है, M मैस है, T टाइम है, V वेलोसिटी है। तो कौन सी एक्सप्रेशन इनमें से एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। अब यूनिट से ही हम इसको देखेंगे, अल्फा फोर्स इनटू टाइम ये न्यूटन सेकंड बनेगा, ये मोमेंटम है, एनर्जी नहीं है। अगर बीटा ऑप्शन को देखें 2 टाइम्स mv ओवर t। अब इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तब भी ठीक है, मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो mv ओवर t मोमेंटम ओवर टाइम, तो ये क्या है, ये तो बेसिकली फोर्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यूनिट से करेंगे तब भी यही आएगा। थर्ड ऑप्शन कहता है एफ वी इंटू टी। अब एफ वी इंटू टी आपके माइंड में है, एफ इंटू वी क्या होती है, पावर, और पावर किससे मल्टीप्लाई हो रही है, टाइम से। तो पावर अगर मल्टीप्लाई टाइम से हो तो ये क्या होता है, एनर्जी होती है। एफ वी पावर और साथ क्या है टाइम, तो टाइम और पावर मल्टीप्लाई हो तो एनर्जी आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली। और ये मैंने कैसे लिखा, सिंपल है, पावर एनर्जी ओवर टाइम है, इस वजह से एनर्जी पावर इंटू टाइम है। और डेल्टा ऑप्शन AT²/2, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगी, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT², ये डिस्टेंस के इक्वल है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो ओनली आंसर इज चार्ली। 48 द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी सब्जेक्ट टू रैंडम एरर्स एंड टू सिस्टमेटिक एरर। क्या किसी मेजरमेंट में हमारे पास रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर, इन दोनों चीज़ों के बारे में कहता है कि हो सकते हैं। तो कहते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अल्फा ऑप्शन हमारे पास है, द मेजरमेंट रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ सेवरल मेजरमेंट। 48 में अल्फा ऑप्शन करेक्ट है कि रैंडम एरर को रिड्यूस किया जा सकता है एवरेज लेकर, अल्फा करेक्ट है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, बीटा रैंडम एरर ऑलवेज कॉज बाय द पर्सन टेकिंग, गलत है। सिस्टमेटिक एरर हमारे पास पर्सनल एरर की वजह से होता है, तो बीटा करेक्ट नहीं है। चार्ली अ सिस्टमेटिक एरर कैन नॉट बी रिड्यूस, गलत है। सिस्टमेटिक एरर रिड्यूस हो सकता है क्योंकि इसका कॉज नोन होता है, किस वजह से है। अ सिस्टमेटिक एरर रिजल्ट्स इन डिफरेंट रीडिंग ईच टाइम द मेजरमेंट इज टेकन, गलत है क्योंकि सिस्टमेटिक एरर कंसिस्टेंट डिफरेंस होता है, तो डिफरेंट रीडिंग नहीं आएगी, डिफरेंट रीडिंग की जगह सिमिलर रीडिंग्स आएंगी, इक्वल डिफरेंस होगा हर वैल्यू में।
तो मीन्स एक ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है स्टेटमेंट वाइज, और वो क्या है, अल्फा। 49 क्वेश्चन, एन एक्सप्रेशन इज डन टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, द करंट इन अ वायर इज 1 ± 0.2 एम्पेयर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 8 ± 0.4 वोल्ट। What is the resistance of the wire and in its uncertainty? अब क्वेश्चन 49 में हमें दो चीज़ें गिवन हैं, एक करंट गिवन है 1 ± 0.2 एम्पेयर, इसके अलावा हमें गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू और वो है 8 ± 0.4 वोल्ट। और ये कहा गया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करें और साथ ही उसकी अनसर्टेनिटी को भी कैलकुलेट करें। तो हमें वैल्यू भी चाहिए और उसकी अनसर्टेनिटी भी रिक्वायर्ड है, और यूनिट क्या होगा, ओहम। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लें। रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे, वोल्टेज 8 है, करंट 1, तो रेजिस्टेंस आ गई 8 ओहम। अब कैलकुलेट करनी है अनसर्टेनिटी। अब रूल हमें पता है कि क्वांटिटीज़ अगर डिवाइड होंगी तो परसेंटेज पहले कैलकुलेट होगी। तो परसेंटेज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज इन पोटेंशियल डिफरेंस प्लस परसेंटेज इन करंट। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, एब्सोल्यूट ओवर मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हो गया। सिमिलरली करंट के लिए भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, पोटेंशियल डिफरेंस की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो लीस्ट काउंट वो 0.4 है, नीचे मेजरमेंट वो वैल्यू क्या है 8। करंट के लिए एब्सोल्यूट 0.2 है और इसकी जो मेजरमेंट है वो 1 है। तो सिंपल हमारे पास कैलकुलेशन इसकी है 0.4 × 100, ये क्या होगा 40 डिवाइड बाय 8। इसी तरह से 0.2 × 100 ये क्या होगा, ये 20 होगा। तो 8 × 5 40, यह आ गया ±25%। ऑप्शन परसेंटेज में नहीं है। अब परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट किया, ख़त्म किया जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि परसेंटेज को ख़त्म करना है टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए। तो क्या किया जाएगा, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। एक चीज़, परसेंटेज ख़त्म हो गया। अब जिसकी अनसर्टेनिटी है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब ये अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस की है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेथड है अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने का। अब सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या इसका आंसर आता है। 25 × 4 100 होता है, तो 25 × 8 200 होगा, और 200 को जब डिवाइड करेंगे 100 से तो ये वैल्यू आएगी ±2 ओहम। तो क्या है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 8 ±2 और यूनिट इज ओहम, तो आंसर इज डेल्टा। लास्ट क्वेश्चन, a mass m has acceleration a, it moves through a distance s in time t, the power used in accelerating the mass is equal to product of force and velocity, the percentage uncertainties are। हमें बताया गया कि एक बॉडी का मैस m एक्सेलेरेशन a है और वो डिस्टेंस s कवर करती है टाइम t में, पावर का रिलेशन फोर्स इनटू टाइम है, और तमाम क्वांटिटीज़ की हमें परसेंटेज जो अनसर्टेनिटी है वो गिवन है। क्या चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है पावर में। तो पावर का जो रिलेशन हमें यहाँ पर गिवन है उसी को लिखेंगे हम, पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी है। अब फोर्स इनटू वेलोसिटी की फॉर्म में हमारा डाटा नहीं है, तो फोर्स को हम मैस इनटू एक्सेलेरेशन लिख लेंगे और वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे। तो उन क्वांटिटीज़ की फॉर्म में फार्मूला बनाया जिनकी अनसर्टेनिटी गिवन है। अब ये क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग परसेंटेज अनसर्टेनिटी पावर के अंदर क्या होगी, परसेंटेज इन मैस प्लस परसेंटेज इन एक्सेलेरेशन प्लस परसेंटेज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस प्लस परसेंटेज इन टाइम। अब मैस की अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी है 0.1, एक्सेलेरेशन की 1, डिस्प्लेसमेंट की 1.5 और टाइम की क्या है 0.5। तो 0.5 और 1.5 2 2 + 1 3 और ये 0.1, तो आंसर इज़ प्लस माइनस अगर ऑप्शन में है 3.1%, तो आंसर इज़ बीटा। तो ये था हमारे पास किप्स एंटी टेस्ट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज, उसका सोल्यूशन। कोई डाउट अगर आपको हो इसकी एक्सरसाइज के अंदर तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसके अलावा ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और डिस्कशन हम करेंगे।
बेहतर से बेहतर तैयारी करने की कोशिश कीजिएगा। इस सीरीज़ का जो मकसद है वो ये है कि जिन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट है आपके वो क्लियर हो सकें। अगर कोई शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन होता है तो वो आपको बताया जा सके। बेस्ट ऑफ लक।